गुड मॉर्निंग। 320 हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने एक लिस्ट आप लोगों से शेयर की थी, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कि कब इस तरह के क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस सेक्शन को बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। 320 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कौन से ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें कि उनका शमन कर दिया जाता है। मतलब एक वर्ड है हिंदी में भी, इसे नोट डाउन करके रखना कि कौन से ऐसे अपराध होते हैं, कंपाउंडिंग ऑफेंस कौन से होते हैं जिसको हिंदी में बोला जाता है शमनीय अपराध, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये पिटी ऑफेंसेस में आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई मेजर क्राइम के लिए ये मान लें कि भाई मेजर किया। किसका माइक ओपन है, बंद कर लें प्लीज। संदीप कोचले, अपना माइक बंद करो। संदीप कोचले, माइक बंद करो अपना, है ना। तो कंपाउंडिंग ऑफेंसेस की एक लिस्ट है। अब देखिए, आप लोग सभी आईपीसी पढ़ चुके हैं, है ना। आईपीसी में आप लोगों ने देखा है कि हर तरह का क्राइम है भाई। उसे हमने 2-3 उसमें पार्ट में डिवाइड करते हैं कि बॉडी से रिलेटेड, यू और आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, इस तरह के जो जो भी ऑफेंसेस होते हैं, उसमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत मेजर नहीं है, बट वो मेंशन किए गए हैं कि वो क्राइम है ना। तो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, इसको आपको याद रखना है। मनीष, तो उधर से आप उधर चलिए, यहाँ पर आईपीसी में आप लोग पढ़ चुके हैं। हाँ पराग बोलो। मैम गलती से हो गया। ओके। जब यहाँ पर हमने देखा है कि 298, 323, 320, 34, 35 इस तरह के जो ऑफेंसेस है, इनकी जो लिस्ट है, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कौन से ऐसे अपराध होते हैं, जैसे कि अभी नेक्स्ट ईयर से मान लीजिए कि आप लोग इंटर्नशिप में जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे क्राइम हैं, इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि किस तरह के क्राइम है जो कि सीआरपीसी की 320 सेक्शन 320 में बता दिए गए हैं कि यहाँ पर किस अनुक्रम में, किस लिस्ट में इनको लिया गया है, और कौन से ऐसे हैं जो कि यहाँ पर 320 में जिनको कंपाउंडिंग ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसकी एक पूरी लिस्ट है, इसमें इवन 312 भी मेंशन आप करेंगे, और इसका ये बहुत बड़ा लिस्ट है। तो इसको देखो, ये मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आईपीसी याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको डिवाइड कर लें। अब डिपेंड करता है आप किस तरह से करते हैं। offense against body, offense against property, offense against state, offense against child, इस तरह से अगर आप इसको offense against women, तो इस तरह से अगर आप इसकी चार्ट बना लेंगे, 5-6 अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर ये जो लिस्ट आपके सामने है, इसको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा, है ना। फिर है आपका सेक्शन, इस लिस्ट को सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि याद करें, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट अब आप पढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ पर कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि आईपीसी नहीं पढ़ा तो हम कैसे पढ़ें, इसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर एक मेन टॉपिक है, इस पर शॉर्ट नोट का अक्सर क्वेश्चन बनता है, विथड्रॉ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, जिसे बोला जाता है अभियोजन का वापस लिया जाना। देखिए क्या होता है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर कोई अथॉरिटी है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ अ केस में विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, यहां पर इस चीज को हाईलाइट कर लीजिएगा, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट,
at any time before the judgment is pronounced withdraw from the prosecution of any person either generally or in respect of any one or more of the offenses for which he is tried and upon such withdraw, जहां पर किसी मामले में कोई भार साधक एक वर्ड आप लोगों को बार बार हिंदी का पढ़ने का मिलेगा। भार साधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक। भार साधक का मतलब यहाँ पर है अथॉरिटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये सरकारी वकील के संबंध में है, ठीक है। निर्णय सुनाए जाने की पूर्व या तो जो क्राइम किया गया है उस क्राइम के किए जाने के लिए एफआईआर दर्ज हो चुका है या जो जनरल कंप्लेंट फाइल हुआ है उसका डिसीजन सुनाए जाने के या तो पहले या सुनाए जाने के पूर्व या किसी समय व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणतया या तो जनरली या उन अपराधों में से किसी एक या तो कई सारे अपराध हैं, जैसे कि मान लीजिए हम छोटे क्राइम की बात करें तो आप लोगों ने बलवा पढ़ा है जिसपे कि 100 रुपए तक का चावो है, 1 महीने की सजा है। दंगा जिसे बोलते, बलवा और दंगा दोनों अलग अलग है ना, रॉइड और वो। तो यहाँ पर जैसे पिटी ऑफेंसेस जो होते हैं जिसमें कि 3 महीने 6 महीने 4 महीने इस तरह का कोई पनिशमेंट है, या उसी क्रम में जैसे कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट दोनों अलग है, दोनों में पनिशमेंट अलग अलग है। तो यहाँ इस तरह के कोई ऑफेंस है या क्रमबद्ध ऑफेंसेस किए गए, मतलब कि एक सीक्वेंस में किए बट वो भी पिटी ऑफेंसेस में आती है, बहुत मेजर नहीं है, किसी एक या अधिक के बारे में या उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा हो ड्यूरिंग द ट्रायल, न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो ऐसा जो ये एक्ट है इसमें जो खास चीज है कि क्या हम, जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है, किसी ने कोई ग्रीवियस हर्ट किया है, सेक्सुअल असॉल्ट किया है, तो क्या इन संबंध में भी आप विड्रॉ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, इज इट एप्लीकेबल? नो। क्यों? क्योंकि जहां पर इस तरह का क्राइम, जहां पर की क्राइम मेजर है, बड़ा है, वहां इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। अब देखिए इसका ए बी आप लोग पढ़ेंगे। यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पहले किया जाता तो अभियुक्त ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में उन्मोचित कर दिया जाता, मतलब उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इफ इट इज मेड बिफोर अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, द अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंस, है ना। डिस्चार्ज किया जाना कि जहां पर ये प्रूफ नहीं होता है कि इस व्यक्ति ने किसी या अक्यूज ने कोई ऐसा क्राइम किया है, वहां उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। या प्रूफ नहीं होता है, या इट इज द मेड आफ्टर अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, आपके ऊपर चार्ज लगा दिए गए हैं, और व्हेन अंडर दिस कोड नो चार्ज इज रिक्वायर्ड ही शैल बी एक्विटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेस, यहाँ उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसका जो मेन पॉइंट है वो इतना ही आपको याद रखना है, बाकी जितनी भी डिटेल्स दी गई हैं वो अलग अलग रेफरेंस पे दी गई हैं, जैसे कि हमारा दिल्ली स्पेशल पुलिस के संबंध में है, फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन में है। तो यहाँ मामले इस तरह के हों जो इजीली विड्रॉ किए जा सके। हर कोई क्राइम को विड्रॉ करना आसान नहीं है। इसके संबंध में एक केस लिखेंगे, एस के शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1986। उच्चतम न्यायालय का यह डिसीजन है, मीन सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन है कि मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अब सरकार, राज्य सरकार, देखिए इसमें कहा एक समझने वाली बात है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को क्या होता है, चीजें ऊपर ऊपर आप लोग समझते हैं, गहराई से नहीं। अब जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन करूं आपसे कि इसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार चाहे कि कोई केस वापस ले लिया जाए तो 321 एप्लीकेबल होगा। कोई मुझे इसका आंसर करेगा कि क्या ये सही है, मैंने जो सेंटेंस बोला है इट इज राइट और रॉन्ग? फिर से मैं रिपीट करती हूँ, राज्य सरकार चाहती है कि 321 का आवेदन दिया जाए, क्या ये सही सेंटेंस है मेरा, या क्या ये प्रोसीजर में एप्लीकेबल हो सकता है, या है ऐसा? कोई भी मुझे आंसर कर सकता है?
20 लोग हैं भाई मुझे छोड़कर, बता दीजिए कोई भी, मतलब कि समझ आया नहीं है CRPC। अर्शिया? यस मैम, कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी तो सेम चीजें एप्लीकेबल होगी। ओके, मतलब यहाँ से राज्य सरकार से के मतलब कौन है राज्य सरकार से, मतलब किसका है यहाँ पर? स्टेट गवर्नमेंट मैम, मे बी। पुलिस? हाँ मैम, यस मैम। गुड, है ना। मतलब यहाँ आपको ये समझना है, जैसे मैंने कहा, जैसे इस केस में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ राज्य सरकार मींस स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी पर्टिकुलर केस में आप 321 का एप्लीकेशन किसके थ्रू, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू लगा दे और कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर ले। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ, अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से मतलब क्या है, हमारी पुलिस। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूजन अगर किसी को भी हो, जैसे कि जो लोग ने आज ज्वाइन किया है, निखिल स्पेशली समझना, क्या होता है कोई भी क्राइम अगर होता है, जैसे कि मान लीजिए दो तरीके की चीजें हैं, एक तो होता है हमारी प्राइवेट कंप्लेंट, है ना, जो हम खुद फाइल करते हैं, और एक होता है आपका FIR, है ना। अब मान लीजिए इन दोनों में से किसी भी तरह का मामला है, और अगर वो जाएगा तो फाइनली कहाँ, या तो सीधे मजिस्ट्रेट को चला जाएगा या फिर थाने से होते हुए मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। अब अगर थाने से होते हुए मजिस्ट्रेट के पास गया है तो भी यहाँ राज्य से, अब थाना मतलब राज्य सरकार मतलब क्या, पुलिस किसके अंडर में है, डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। तो अब अगर पुलिस वाले या पुलिस ने इस तरह का कोई रिपोर्ट बना दिया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिया, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये चाहे कि 321 का आवेदन लगाकर इस पर्टिकुलर केस को विड्रॉ कर लिया जाए, अब यहाँ पर अगर ये होता है कि नहीं, अगर इस तरह से कोई एक्ट किया जाता है तो वो न्यायोचित नहीं है या अनफेयर ट्रायल होगा, या उस एप्लीकेशन को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो जस्टिस नहीं होगा। इस बिहाफ पर अगर कोर्ट को लगता है कि वो उस एप्लीकेशन को डिनाई करे तो वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ स्पेशली एक लाइन लिखा हुआ है, मैंने पहले ही कहा था, उसे अंडरलाइन करें, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। विड्रॉल किया जाना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अकेले के हैंड में नहीं है, यहाँ पर कोर्ट उस चीज के लिए अग्री है नहीं है, और यहाँ भी उस एप्लीकेशन को लिए जाने के पहले कोर्ट को देखना होगा, मजिस्ट्रेट को देखना होगा कि क्या यहाँ पर विड्रॉल किया जाना न्यायोचित है, मतलब फेयर ट्रायल होगा या नहीं होगा। एक और केस इसमें लिख लीजिए, क्योंकि इसका शॉर्ट नोट का अक्सर क्वेश्चन बनता है। राहुल अग्रवाल वर्सेस राकेश जैन एंड अदर्स। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। और एक और केस लिखो इसमें, अब्दुल करीम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, 2001 का है। देखिए इसमें क्लियरली इन्होंने कहा है कि मान लीजिए कि हम किसी प्रोसिक्यूशन किसी केस को विड्रॉ करते हैं, तो ये बहुत छोटी चीज नहीं है। हाँ, अगर आप ये करते हैं देन ये गुड फेथ में हो, आपके पास स्पेसिफिक रीजन हो और रिलेवेंट फैक्ट्स हो जो ये प्रूव कर सके। अब्दुल करीम के केस में यहाँ पर गाइडलाइन जारी किया गया है 321 के रेफरेंस में कि आप गुड फेथ में करें, आप उसके रिलेवेंट फैक्ट्स जितने भी हैं, सुसंगत तथ्य जिन्हें बोला जाता है, वो यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हो कि हाँ जो भी चीजें थी वो क्लियर है, और अगर इसे विड्रॉ कर लिया जाता है तो किसी भी तरह से जस्टिस अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें 3 केस के साथ एक शॉर्ट नोट का आंसर आप लोग प्रिपेयर करेंगे। आप लोगों का MCQ बेस्ड एग्जाम है, आप लोगों को अच्छे से पता है ये चीज अब तो, पर नोट्स बनाना ये आप आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर में बन रहा है, जो लॉन्ग आंसर में बन रहे हैं, आपको प्रॉपर एग्जाम MCQ। क्या कौन बोला? (321) पे आप लोग आएंगे। देखिए अब प्रोसीजर इन केस विच मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनका निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते। अभी उन्हें कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? डेफिनेटली सेशन को। रीड कर लीजिए इसे। If in the court of any inquiry into an offence or a trial before a magistrate in any district, the evidence appears
जब उसे ऐसा लगता है कि कोई साक्ष्य इस तरह का मिला है, एविडेंस अपीयर्स का मतलब यहाँ पर है कि उस दौरान उसे ऐसा लगता है, जैसे कि मान लीजिए कोई सिंपल सा केस था, ठीक है, मजिस्ट्रेट उसे देख सकता है, बट ड्यूरिंग द ट्रायल या कोई इस तरह का एविडेंस अपीयर हुआ, यहाँ स्पेशली मेंशन की गई है ये चीज, एविडेंस अपीयर्स टू हिम टू वारंट अ प्रिजम्पशन, जब उसे ऐसा लगता है कि नहीं, इस कंडीशन में वो दैट ही हैज नो jurisdiction to try the case or committed for trial, or that the case in which one which should be tried or committed for trial by some other magistrate in the district. तो यहाँ पर इस तरह की अगर है तो क्या होगा, सिंपल सी चीज है कि अगर कोई इस तरह का केस आता है और अगर जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो डेफिनेटली वो हायर अथॉरिटी को चला जाएगा, मींस उससे ऊपर जो कोर्ट है वहां चला जाएगा। इसी तरह 322 में इसी के आगे फर्दर आ जाती हैं चीजें। प्रोसीजर, व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड। प्रक्रिया, जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात आपने विचारण किया है, इंक्वायरी की है, वो शुरू हो चुकी है, आफ्टर इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए, तो क्या होगा, यदि किसी मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो अपराध उसके सामने आया है या जो मामला उसके सामने आया है वह उसका विचारण नहीं कर सकता, वो सेशन को चला जाना चाहिए, तो यहाँ पर वह उसको नोट डाउन करके आगे फर्दर एप्लीकेबल होगा। थ्री 324 आप छोड़ सकते हैं, सिंपल सा है, ये सिक्योर स्टैम्प से रिलेटेड है, जो आपके पॉइंट्स और स्टैम्प से रिलेटेड है। प्रोसीजर, व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सर्व। अब देखिए ये भी क्या होता है, यहाँ पर चीजें कैसे हो जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए केस चल रहा है, जैसे अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सिविल राइट्स में और आपके ये जो क्रिमिनल राइट्स है इनमें क्या डिफरेंस है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई व्यक्ति है, हर्ट के लिए उसके ऊपर केस लगाया गया है, ठीक है, मारपीट हुई, हर्ट का सिंपल सा केस बना, पर जब वह व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, अभी तक यही लग रहा था कि हमारे जो ग्रीवियस हर्ट में जो 7 पॉइंट्स हैं उनमें से उस पर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, तो अभी सिंपली हमने उसे हर्ट की कैटेगरी में लिया, पुलिस ने भी हर्ट का सेक्शन उसके ऊपर आरोप लगाया, चार्ज लगाया। अब जब केस पुटअप हुआ, फाइल हुआ, चार्जशीट बनी, उस टाइम तक ये चीजें थी, बट सडन बाद में व्यक्ति और ज्यादा बीमार हो गया, ठीक, उसे बहुत ज्यादा हार्म हुआ, बाद में इंजरी, उसी के कारण उसकी इंजरी बढ़ती चली गई और वो ग्रीवियस हर्ट में कन्वर्ट हो गई। अभी क्या होगा, यहाँ पर कठोर दंड देने का जो राइट है वो कैसा होगा कि क्योंकि यहाँ अब आप लोगों को पता ही है कि मजिस्ट्रेट की पावर्स अलग अलग है, क्योंकि यहाँ अगर वो कोर्ट, जिस कोर्ट में ये ट्रायल चल रहा है, अगर उसे ये राइट नहीं है कि वो कठोर दंड दे सके, तो यहाँ पर ये चीजें सेम जो अभी हमने 23 और 22 में पढ़ा था, ये उसी से के रेफरेंस में और आगे की चीजें हैं कि यहाँ पर अगर उसे ऐसा लगता है कि उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या सशक्त दंड दिया जाना चाहिए, तो वह ड्यूटी मजिस्ट्रेट होते हुए अगर कोई नहीं दे सकता है तो किसको चला जाएगा, फर्स्ट क्लास को चला जाएगा। अब क्या ऐसा हो सकता है, कन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन evidence partly recorded by one magistrate and partly recorded by another. बहुत सिंपल सा है ये, जैसे अभी हमने जो पढ़ा ना 322, 323, 324, 25 में जो चीजें पढ़ी, यहाँ आप लोगों को समझ आया कि मान लीजिए सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास केस आया है, ठीक, अब केस को जब स्टडी किया गया या फिर प्रॉपर चार्जशीट बनाई गई और जब उसमें देखा कि नहीं इसमें तो ये चार्ज भी लगाए जाने चाहिए थे और उसमें 1-2 चार्ज इस तरह के लगा दिए गए जो कि वो जुरिस्डिक्शन सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से सीधे सडन अप कर गया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पे। अब उस कंडीशन में क्या होगा, तो डेफिनेटली ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब उसे हम ये गलत नहीं कह सकते, मतलब हम यहाँ पर ये क्यों बताया जा रहा है आपको, क्यों, क्योंकि अगर इस तरह की कोई चीज होती है कि कोई केस पार्शली
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, दो अगर उसमें इन्वॉल्व है, एक वो होगा जिसका कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, कुछ लिमिट तक ही था, और एक वो होगा जिसका कि उससे फर्दर जुरिस्डिक्शन आ गया। तो यहाँ उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी होगा, ये 326 में प्रोसीजर बता दिया गया है कि जो भी इस तरह का अगर कोई मैटर होता है तो वो गलत नहीं है और वो फेयर ट्रायल की कैटेगरी में ही आएगा, है ना, क्योंकि इस तरह की कंडीशन बनेंगी डेफिनेटली। कई बार होता है कि आपका जब केस पुटअप हुआ है या जब जिस टाइम पे एफआईआर दर्ज हुआ या उसके बाद कई चार्ज में भी ये होता है कि चार्ज जिस समय पर लगाए गए हैं हो सकता है बाद में उसमें कुछ और सेक्शन ऐड कर दिए जाएं, तो जो फर्स्ट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है उसके जुरिस्डिक्शन से चीजें बाहर चली जाएं तो डेफिनेटली वो फर्स्ट क्लास को चली जाएंगी। इसमें एक मिनट में केस का नाम लिख लीजिए। एक केस का नाम लिखिए इसमें, पंजाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसी के रेफरेंस में पंजाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, है ना। इसका प्रोसीजर सिंपल सा है, आप पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल है। देखिए, कोर्ट टू बी ओपन 327, न्यायालयों का खुला होना, कोर्ट टू बी ओपन। कुछ जिस तरह के ऐसे मामले हैं जहां पर ये रिक्वायर्ड है कि न्यायालय खुला नहीं हो तो ही वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज सिंपली जो मेंशन किया गया है सीआरपीसी में, कोर्ट टू बी ओपन, न्यायालयों का खुला होना, वह स्थान जिसमें कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जांच या विचारण के प्रयोजन से बैठता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा, है ना, जिसमें साधारण जनता प्रवेश कर सकती है, बैठ सकती है। पर जहां पीठासीन न्यायाधीश मजिस्ट्रेट यह ठीक समझता है कि किसी विशिष्ट मामले, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर कोई ऐसा मामला है जैसे महिलाओं से संबंधित है या जहां पर किसी की एंट्री सही नहीं होगी, किसी की पहुंच सही नहीं होगी, तो वहां पर अगर कोर्ट ठीक समझता है तो उसे स्पेशल केस की कैटेगरी में लेकर उस कमरे को बंद कर दिया जाएगा और उसमें कोई प्रवेश नहीं करेगा। बट जनरल रूल यही होता है कि कोर्ट, जब आप लोगों ने कोर्ट विजिट किया है, कोर्ट हमेशा खुले होते हैं, वहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चल रहा होता है, सिविल भी चल रहा होता है, सिर्फ स्पेसिफिक कुछ ऐसे स्पेशल ट्रायल्स होते हैं, उन्हीं के लिए ये होता है कि कोर्ट आपका बंद रहेगा, अदरवाइज यह खुले न्यायालय की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो आपका इसमें केस का नाम भी लिख लीजिए, पंजाब राज्य वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। ये इसी से रिलेटेड है कि जो आपके 376 से संबंधित मामले हैं, ये केस इसी से रिलेटेड है कि जहां पर कोई मामला 376 से रिलेटेड है, वहां पर उसका जो भी सुनवाई होगी वह बंद कमरे में होगी। और महिला न्यायाधीश हो, रीडर महिला हो, तो यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? ये आपका जो हमने 300 से शुरू किया था 327 तक ट्रायल और इंक्वायरी से रिलेटेड था कि किस तरह से ट्रायल किया जाएगा। तो देखिए, एक चीज आपको मैं बताऊं, कई तरह के ट्रायल अभी आप पढ़ रहे होंगे, सेशन का और समरी ट्रायल और ये सारी चीजें, आपको एक माइंडसेट ये करना है कि सिंपल सा प्रोसीजर क्या है, पहले तो आपको ये समझना है। फिर बात आती है कि किसका क्या जुरिस्डिक्शन है, सेशन में किस तरह से होगा या समरी ट्रायल किस तरह से होगा, प्ली बार्गेनिंग क्या होगा या कौन से कंपाउंडिंग ऑफेंसेस कौन से होंगे। तो यहाँ आपको फोकस करना है क्राइम पर, है ना, फिर पनिशमेंट पर, और उसके बाद जब आप एक सिंपल मेथड है इन चीजों को याद करने के लिए कि जब आप मजिस्ट्रेट वाली जो लिस्ट है उसको अगर आपने अच्छे से याद कर ली, जो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, आपके जो जेएमसी, जेएमएफसी, सीजेएम, सेशन, इन सब की लिस्ट एक प्रॉपर बना लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन चीजों को समझना, है ना। उसके बाद फिर आपको एक चीज और करनी, मतलब सीआरपीसी और आईपीसी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका चार्ट बनाएं। अब जैसे मैंने कहा कि पहले मजिस्ट्रेट का आप बना लें अच्छे से, देन आप कोर्ट का बना लें, है ना। कोर्ट में आपको जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग आप उसमें जब मेंशन करेंगे तो आपको ये जितने भी ट्रायल हैं ये
ट्रायल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और एक सीक्वेंस आप लोग लिखने की कोशिश करें कि शुरुआत कहाँ से होती है और खत्म कहाँ होगा, मतलब कि कोई केस कहाँ से फाइल किया गया, देन उसका एंड कहाँ होगा। तो इसकी छोटी छोटी इसी सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा इन सारी चीजों को समझना कि ट्रायल क्या होता है, सेशन कोर्ट में किस तरह से हुआ, मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट है, इवन प्राइवेट कंप्लेंट क्या होती है, एफआईआर क्या होती है। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग पोर्शन पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो आप लोग को इजीली समझ में आने लगेगी ये चीजें, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी जाता है, ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी थोड़ा सा डिफिकल्ट है।